नमस्कार दोस्तों, कई तैयार तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं DTET प्लस पीजीटी हिंदी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित। भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे इस चैनल से जुड़ करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ प्रश्न नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। एक तरह से आप लोगों का टेस्ट है, अंत में आपको अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि आपके कितने % सही हुए। तो देवनागरी लिपि का विकास आप सभी को पता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सभी कथन आपको पढ़ने हैं और ये बताना है कौन सा कथन गलत है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतिक होता है देवनागरी लिपि में, बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि अगर हम जो है कै जो वर्ण लिखते हैं तो इसको हम कै ही पढ़ेंगे, ना कोई और साउंड हम देंगे इसको। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में जब हम सी लिखते हैं, कभी कभी हम सी को सै भी पढ़ते हैं और सी को कै भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के जो है इस प्रकार का दोष हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है, ये गलत कथन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा हुआ है। हमारा जो देवनागरी लिपि का माला का जो क्रम है वो अवैज्ञानिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। तो ये ध्यान रखना है। आप आंसर हो जाएगा हमारा 2, बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, ये मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, जो हम लिखते हैं वो हम उच्चारित करते हैं देवनागरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। कौन कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है, इनमें से मारवाड़ी, मेवाती और मालवी तीनों उपभाषा जो है राजस्थानी के अंतर्गत आती है, लेकिन गढ़वाली जो है ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है। यह वाक्य जो है हमारा कार्यकालीन भाषा का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह राजभाषा होती है या राष्ट्रभाषा, जनभाषा या संपर्क भाषा। दो भाषा भाषियों के बीच जो संपर्क का काम करती है वो भाषा हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। राजकाज में बोली जाने वाली भाषा, राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा को कहते हैं। जनभाषा जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो हमारी जनभाषा होती है। और दो भाषा भाषियों के बीच जो संपर्क का काम करती है वो हमारी संपर्क भाषा होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो राजभाषा आयोग गठित करने का जो प्रावधान है संविधान के हमारे 344 अनुच्छेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कुछ और यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा कि सबसे पहले कथन देख लेते भाई। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप है, बिल्कुल सही है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। लेकिन मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी लिपि एक आसान लिपि है, ये नहीं हो
सकता भाई, क्योंकि मुद्रण की दृष्टि से यानी जब हम देवनागरी लिपि को छापते हैं, मुद्रण करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें जो है गुजरात के शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ब्रज भाषा, बघेली, बुंदेली या कन्नौजी? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से बघेली, क्योंकि ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली और कन्नौजी भी जो है ये ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखना है, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली तो आप लोगों ने देख लिया, साथ ही अवधी और जो है छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त हुए? तो शुद्ध खड़ी बोली के नमूने हमें जो है सबसे पहले कहाँ देखने को मिले? आदिकाल के कवि अमीर खुसरो के पहेलियों में जो है हमें शुद्ध खड़ी बोली के नमूने देखने को मिले हैं। तो विद्यापति की जो पदावली है वो अवधी भाषा में लिखी गई, तो आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, शंभु जो है 8वीं शताब्दी के एक अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज सॉरी भाई पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? याकोबी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 4। लेकिन ये पूछा गया है किस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सनत कुमार चरिव में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12, अपभ्रंश के 4 भेद पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। मैंने आपको बताया ही था, अपभ्रंश के 4 भेद किसने माने हैं? याकोबी ने, जिनका नाम है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख किसने किया? तो नेक्स्ट ये इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिल ही गया ऊपर वाले प्रश्न में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमें देखना है इनके अंतर्गत एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है पुस्तकें लिखी गई है, तो लेखक और उनकी पुस्तकों को हमें मिलान करना है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा भाई, तो यहाँ पर मैं लेखक के सामने ही उनकी पुस्तकों का यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ, तो आपको देख लेना है। सबसे पहले डॉक्टर हरदेव बहारी जी हैं, हरदेव बहारी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वर्ण, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं एक सेकंड। वर्ण विन्यास की समस्या, वर्ण विन्यास की समस्या, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हरदेव बहारी जी द्वारा। उसके बाद जो है माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? माता प्रसाद गुप्त जी ने लिखी है इनमें से भाई हिंदी शब्द भंडार का चित्रीकरण, हिंदी शब्द भंडार का चित्रीकरण, ये पुस्तक जो है माता प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद दिए गए हैं धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो आपको पता ही है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता पर काम किया था भाई। उन्होंने देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता नामक जो है पुस्तक लिखी, और साथ ही अगर इनका हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए तो हिंदी साहित्य
नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। फिर आते हैं ब्रजेश्वर कुमार। ब्रजेश्वर कुमार जी ने द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उनका नाम है हिंदी व्याकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है बुक्का क्या है। तो बुक्का क्या है, तो बुक्का ब्रज भाषा की एक उपबोली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। हिंदी भाषा की सर्वांगीण मानकीकरण का सर्वप्रथम प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया। तो हिंदी भाषा का जो सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले उठाने वाले जो संस्था रही है, कौन सी रही है, ये आपको बताना है। तो सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने जो है इसका सबसे पहले प्रश्न उठाया। आगे बढ़ते हैं। किसका, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियां कहा जाता है। लिंग वचन और कारक को इनमें से जो है हम किसकी कोटियां मानते हैं। तो ये हमारी सभी की सभी संज्ञा की कोटियां ही होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मानक हिंदी में संज्ञा के हमारे मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार इनमें से जो है छत्रधारी सिंह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन सा है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक निम्नलिखित में से कौन माना जाता है, यह आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन निम्नलिखित में से जो है 1947 में किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे जाता है। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जॉन गिलक्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो विद्वान है वे लल्लू लाल जी रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा स्वीकार करने वाले विद्वान जो है विलियम प्राइस रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 25। मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। तो मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले जो विद्वान हैं वे रहे हैं एंथरिंगटन जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। मानक हिंदी की आधार बोली कौन सी है। तो मानक हिंदी की आधार बोली हमारी कोरवी है। तो ये आपको पता ही है, कोरवी जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली मानक हिंदी की आधार बोली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मानक हिंदी की आधार बोली के परसर कु नु ते से ती आदि रूपों को आदर्श भाषा में स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया या फिर आप आशंकित रूप से स्वीकृत किया गया या काव्य के लिए उपयुक्त माना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अस्वीकार किया गया। तो जो हमारे मानक हिंदी के आधार बोली के परसक कु नु ते से ती आदि रूपों को आदर्श भाषा में बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत
कौन सी भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषा के परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत जो है, इनमें से कौन सी भाषा मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैदिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक आर्य भाषा जो हमारी भारतीय आर्य भाषा हमारी जो है सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली का विकास हुआ, उसके बाद जो है प्राकृत, उसके बाद जो है हमारी आई प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक भाषा हो रही है जिसको हम अवहट के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे हिंदी और हिंदी तक की भाषाओं का विकास हुआ, यानी कि ये पूछा गया है आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सा है? तो वैदिक संस्कृत रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है हमारी किस भाषा परिवार से संबंधित रही है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा द्रविड़ परिवार से। ये सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 30। भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का जो मूल रूप होता है वो हमारा मौखिक रूप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले भाषा मुख से ही बोली जाती है, उसके बाद लेखन आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 31। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक रूप है वो हमें किस शताब्दी में देखे विकसित देखने को मिला? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में ही जो है खड़ी बोली साहित्य का विकसित रूप में देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 32। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में जो संपादन किया था सरस्वती का, और 1900 जो है 20 तक ये रहे। इस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने लेखकों को कहा है खड़ी बोली में लिखने को। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। और कहीं ना कहीं खुद सुधार करके जो है उनकी रचनाओं को वे स्वयं वहां पर छापते थे सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप से विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस रूप में विकसित हुई? ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिंदी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 34। मध्यकाल में राजकल सॉरी भाई राजकाज है ये। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? मध्यकाल में जो है राजकाज की भाषा जो है फारसी बनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 35। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है कि की राजभाषा तो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी? तो ये कहा गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। पूछा गया है ब्रज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रज भाषा और अवधि निम्नलिखित में से जो है किस काल की काव्य भाषाएं बनी? तो आपको पता ही है, ये बनी है हमारे मध्यकाल में। मध्यकाल में जैसे कि मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व मध्यकाल और जो है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को जो है भक्ति काल के नाम से जाना गया,
और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। तो यहाँ पर आप देखोगे भक्ति काल के अंतर्गत तो दोनों भाषाओं का ही विकास हुआ है। जैसे दोनों भाषाएं ही रही है काव्य के रूप में, जैसे कि सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी और जो है तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में ही अब रचनाएं की है। और रीतिकाल के अंतर्गत आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो हमारा रीतिकाल है वो ब्रज भाषा में लिखा गया। तो इस प्रकार से जो है काव्य भाषाएं ब्रज और अवधि किस काल में रही, तो मध्यकाल में रही। मध्यकाल में पूर्व और उत्तर दोनों मध्यकाल नाम आता है, भक्ति काल और रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को निम्नलिखित में हम कितने वर्गों में रखते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी की जो बोलियां हैं हम इन मुख्य रूप से 5 उपवर्गों में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी हमारी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है में अलग अलग बोली आती, उपभाषाएं आती है। तो बुंदेली और कन्नौजी ये दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा ये सभी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है हमें किस भाषा से हुआ ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी जो है निम्नलिखित में से बिहार की बोली है। तो ये आप सभी को पता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 41। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास हमें खड़ी बोली हिंदी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है। यहाँ पर अशुद्ध तथ्य पूछा हुआ है, यानी कि गलत पूछा हुआ है। बिल्कुल है, भाषा को हम अर्जित करते हैं। और भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, भाई भाषा हमारी सामाजिक है और भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, बिल्कुल। ये पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन बी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 43। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि हमें कौन सी मिलती है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चित्तर लिपि हमें पहली लिपि मिलती है लिपि के विकास क्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है, क्योंकि सूरदास जी जो है एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी रचनाएं जो है सूरसागर, सूरसागरावली और जो है लहरी, ये सभी रचनाएं सूरदास जी ने ब्रज भाषा में की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 45। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की है? तो ये सभी की सभी जो बोलियां हमें पश्चिमी हिंदी में देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46। मुंडा
भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र इनमें से जो है छोटा नागपुर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन हम वही कर रहे हैं भाई जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये विचार किसका, किस विद्वान का है, किसके द्वारा ये कथन दिया गया? आजकल जो है कथन इस प्रकार के पूछे जाने लगे हैं, कहीं से कोई भी कथन उठा करके दे देते हैं। तो सभी कथनों को आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर जो है किसके द्वारा कौन सा कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा द्वारा ये कथन कहा गया, इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। रामविलास शर्मा जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगरा का बोली क्षेत्र है। तो आगरा का बोली क्षेत्र इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिज। ब्रिज आगरा का बोली क्षेत्र है, यानी कि ब्रिज बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताइए। तो ब्राह्मी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है? कौन कौन सी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकलते हुए उसका विकास हुआ है? तो ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें नंबर 1 पर ही दिया गया है। ए आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, वहां से निकले फिर गुप्त लिपि, फिर कुटल लिपि का विकास हुआ, उसके बाद जो है देवनागरी लिपि निकली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बताइए। तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास रहा है, ये ध्यान रखना। और ये सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन करेंगे और इसी तरह अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।